हाँ जी नमस्कार। एम के जैकेट मैथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज देखते हैं रीट का पेपर। रीट का पेपर है 2017 का, लेवल फर्स्ट। इसमें से मैथ के क्वेश्चन देखते हैं, कितने मैथ के क्वेश्चन आए हैं उनका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। फिर रेगुलर मैथ रीट की क्लासेस चलेंगी, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन 2017 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि 12 पे 9 का क्रयमूल्य 16 पे 9 के विक्रयमूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत कितना होगा, ये पूछा है। ए 25% लाभ, बी 25% हानि, सी में 40% लाभ दे रखा है, डी में 40% हानि। इसकी पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूं, तो वो आप देख लेना। अब देखो ये लाभ हानि का क्वेश्चन है, आराम से निकाल सकते हैं। लाभ अथवा हानि, देखो फर्स्ट तरीका तो है, मेथड नंबर फर्स्ट तरीका तो है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत बराबर क्रय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु अपॉन विक्रय वस्तु। ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। प्रतिशत में बदलना है, इसलिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। कितनी खरीदी थी, बेची कितनी, बटे विक्रय वस्तु यानी कितनी बेची इंटू 100। इसमें ये देखना, यदि प्लस में आ जाता है मान तो लाभ होगा और माइनस में आ जाता है तो हानि होगी, बस ये ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि क्रय वस्तु यानी खरीदी कितनी है उसमें 12 और बेची कितनी 16, तो 12 माइनस क्या होगा 16। तो यहां से पता लग गया कि 12 में से जब 16 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा इसका मतलब लाभ तो होगा ही नहीं, हानि होगी। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, इन दोनों में से आंसर आएगा बी में से और डी में से। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं, बटे 16 इंटू 100। 12 में से 16 जाए तो माइनस के 4 बटे 16 इंटू 100। अब अपन काट सकते हैं 4 से 100, 4 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 4 से 100 काटेंगे तो 25 बार कटेगा। 25 के आगे माइनस का है तो इसका मतलब 25% की क्या होगी, हानि होगी। 25% की क्या हो जाएगी, हानि। और ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है आपको, 25% की हानि कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका सटीक आंसर होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले एक बार इसका मेथड 2 भी बता देता हूँ आपको। मेथड 2 में कैसे करेंगे, मेथड 2 देख लीजिए। अब हमें देखना है कोई आदमी 12 वस्तुएं खरीद के ला रहा है और 16 बेच रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से क्या हो गया, 12 खरीद के लाया और बेची कितनी 16, तो 4 वस्तुओं का नुकसान है। इसमें ये ध्यान रखना है कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना हमेशा जब वस्तुओं की बात हो जाती है तो विक्रय वस्तुओं पर होता है, और जब मूल्य की बात होती है तो क्रय मूल्य पर होता है। यहाँ विक्रय वस्तु कितनी 16, 12 खरीद के लाया और 16 बेचा, यानी कितने का लॉस हुआ उसको, इसका मतलब फाइनल हो गया कि हानि होगी। अब हानि प्रतिशत कितनी होगी, भाई 4 वस्तुओं का नुकसान होगा। कितने वस्तु बेचने पर, 16 वस्तु। इंटू किससे कर दो, डायरेक्ट 100 से कर दो। 4 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। इंटू किससे करेंगे, 4 से कितनी बार कटेगा, 100, 25 बार। तो 25% की हानि होगी। कितने परसेंट की हानि होगी, 25%। ये हो गया आपका मेथड नंबर 2, ऑप्शन कोई भी हो, ठीक है। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। हाँ भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 2। श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है, उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। प्रथम राशि का चौथाई और शेष राशि के 5वें हिस्से बराबर है। यदि दोनों वर्षों के बाद कुल ब्याज 2500 रुपए है तो जमा की गई कुल राशि कितनी। इसके ऑप्शन ऊपर लिखिए, ए में 12,000, बी में 11, सी में 11,250 और डी में 11,500। देखो ये सरल ब्याज का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो ये राशियों का अनुपात निकालते हैं। उसने कहा है कि प्रथम राशि का, ये लिख रहा था, प्रथम राशि का चौथाई शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर। तो प्रथम राशि हमने मान ली ए, तो ए का चौथाई हिस्सा बराबर दूसरी राशि भी मानी तो बी के 5वें हिस्से के बराबर। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, ए का अनुपात 4 होगा और बी का अनुपात 5 होगा, यानी ए अनुपात बी राशि का हो गया 4:5। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कि पहली उसने कुछ राशि 10%
की ब्याज से दी और शेष राशि 12%, यानी पहली तो 10% की दर से दी और दूसरी 12% की दर से दी। तो अपन आराम से निकाल सकते हैं 10%। तो पहली को तो 4 से गुणा कर दो, तो 10 गुणा 4 करेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 10 गुणा 4 करते हैं हमारा आ जाएगा 40%। दूसरी को हमको 12 से गुणा करना है, तो दूसरी को 12 से गुणा करेंगे तो 4 गुणा यही कर देते हैं इसको, 4 गुणा 10%, तो कितना हो गया टोटल? ये हो गया 40%। और इसकी बात करते हैं तो 12 से गुणा कर देंगे, 12% के हिसाब से ये कितना हो गया बोलो? आपका हो गया 60%। टोटल की बात करते हैं तो टोटल कितना परसेंट हुआ है हमारा? टोटल हो गया हमारा। अब लेकिन ये 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए, तो 2 से और गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो? 2 से। ये टोटल हुआ 100, 100 की जगह कितना हो जाएगा टोटल? 200%। और 200% का मान हमको गिवन है, 200%। हमारे अनुसार ब्याज कितना हुआ? 200% हुआ। हमारे अनुसार तो ब्याज होना चाहिए 200 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में इसका दे रखा है मान 2500, तो 200% का मान 2500, तो हम आराम से निकाल सकते हैं मूलधन का मान। और मूलधन का मान निकालना है तो सबसे पहले प्रतिशत से घटाएंगे, मूलधन का मान आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। बराबर क्या रख दिया हमने? 2500। 1% का मान निकालेंगे तो 200 का भाग लग जाएगा, तो 2500 बटे 200 इंटू, हमको ये देखना है कि टोटल राशि कितनी हुई। टोटल राशि हुई 9, तो 9% का मान निकालना है, वो किसका मान निकालना है? 9 का। तो 9 से गुणा कर देंगे, इंटू किससे कर देंगे? 9 से। और प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत है इसलिए हम किससे गुणा करेंगे? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो करेंगे, अब गुणा कर सकते हो। 25 गुणा 9 गुणा 100 बटे 2, 2 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा? 50। 25 गुणा 5 करेंगे तो 25 गुणा 5 1200, 25 गुणा 5 125, 125 गुणा 9 कर दो, तो कितना होगा टोटल? ये हो गया आपके 11,250। ये रुपये 25 गुणा 50 करेंगे तो ये कर सकते हैं 5 गुणा 25 कितना होंगे? 1250। 1250 गुणा 9 करेंगे तो 1250 गुणा 9 करना है, इसका मतलब 1250 गुणा 9 करना है, तो कितना हो जाएगा? 11,250 रुपये। कितने हो जाएंगे टोटल? 11,250। तो मूलधन कितना आएगा? 11,250। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। हाँ जी, हाँ इसमें कोई दिक्कत आई? क्योंकि यहाँ प्रतिशत से हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 इधर आके गुणा हो जाएगा बस। डबल जीरो से जब इसका प्रतिशत से घटाया तो यहाँ बटे में आएगा, इसकी तो 100 ऊपर चला जाएगा बस। और कितना है टोटल? कितना है हमारे पास में? 4 और 5 9, तो 9 से गुणा कर देंगे तो 11,250 इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, पानी और शर्करा के 3 लीटर मिश्रण में, कितने लीटर मिश्रण है? 3 लीटर मिश्रण। 3 लीटर मिश्रण में 40% शर्करा है। यदि 1 लीटर पानी मिला दिया जाए, कितने लीटर? 1 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए तो मिश्रण में, नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वेरी सिंपल है। 3 लीटर में 40% है, 3 का तो 40% है। जब 1 लीटर पानी डालेंगे तो मिश्रण की मात्रा कितनी हो जाएगी? 3 लीटर की जगह कितना हो जाएगा? 4 लीटर। तो निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मेथड नंबर फर्स्ट तो ये देखो, 3 का कितना परसेंट है शर्करा? 40%, बराबर 1 लीटर इसमें पानी मिला दिया तो कितना लीटर होगा मिश्रण? 4 का कितना परसेंट होगा हमको पता नहीं, हमने क्या मान लिया? परसेंट से परसेंट तो कट ही जाए। 4 से इसको काट सकते हैं आराम से, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा? 10 बार। 10 गुणा 3 करेंगे तो का मतलब गुणा होता है, का मतलब क्या होता है? गुणा। 10 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा? 30। 30% इसका आंसर। एक्स का वैल्यू कितना होगा? 30, और 30% इसका क्या हो जाएगा? आंसर। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। कोई दिक्कत है भाई? पहले है 3 लीटर, 3 का 40% है, जैसे ही पानी डालेंगे तो मिश्रण हो जाएगा 4 लीटर। 4 का कितना परसेंट है हमको पता नहीं, हमने कितना मान लिया है? 4 से 140 को प्रतिशत से प्रतिशत तो हट ही जाएगा। 4 से 40 को काटेंगे 10 बार कटेगा। 10 गुणा का चिन्ह हटाएंगे, गुणा का चिन्ह रखेंगे, 10 गुणा 3 करेंगे तो 30 आएगा। एक्स का मान कितना आया? 30। एक्स क्या माना था हमने? प्रतिशत में, तो मान इसका मतलब कितना प्रतिशत आया? 30%। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। शर्करा कितने प्रतिशत होगी? 30%। यही आपका क्या होगा? आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हाँ मेथड नंबर 2 से भी इसको कर सकते हैं। दूसरा अगला क्वेश्चन करने से पहले ये देखते हैं इसका मेथड नंबर 2 भी है। मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया वही रहता है मेथड नंबर 2। लेकिन फिर भी देख सकते हैं कि टोटल है अपना 3 लीटर। 3 लीटर को मैं एमएल में चेंज कर देता हूँ क्योंकि प्रतिशत निकालने में आसानी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना एमएल हो गया? एक 3000 एमएल। अब इसके दो हिस्से करने हैं। शर्करा है आपकी 40% और बाकी पानी कितना हो जाएगा? 60%। आराम से निकाल सकते हैं। इसका 40% निकालेंगे तो 3000 गुणा 40/100 तो 4 × 12 कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। ये जब 1200 ml होगा तो ये कितना हो जाएगा? आराम से बता सकते हैं 1800। ये 1800 ml होगा। अब 1 लीटर पानी मिलाया जा रहा है तो केवल पानी की मात्रा बढ़ेगी, इसकी शर्करा की तो बढ़ेगी। तो इसकी मात्रा कितनी होगी? 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 ml। 1000 ml जैसे ही मिलाया तो इसकी मात्रा होगी आपकी 2800 ml। कितनी ml होगी? 2800 ml। और इसकी मात्रा कितनी रही? 1200 एचजीटी की रही इसकी मात्रा। अब इनको देखते हैं तो टोटल कितना हो जाता है? 4000 ml में से इसकी मात्रा कितनी है? 12,000। तो आप प्रतिशत में बदल सकते हो 12,000 बटे 4000। 1200 बटे 4000 इंटू प्रतिशत में बदलना, इसकी निकालनी शर्करा की। और ये है आपका पानी की पूछे तो पानी की भी निकाल सकते हैं। 2800 बटे 4000 इंटू 100। तो यहाँ शर्करा की पूछिए तो 0 से 0 तो कैंसिल हुई, 1 0 1 कैंसिल हुई। अब 4 से इसको काट सकते हैं आप 3 में, तो कितना आया आपका? 30%। ये आपका क्या होगा? ये दूसरा तरीका होगा। और भी तरीके, तीसरा तरीका भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अगला क्वेश्चन 4। दिए गए समांतर चतुर्भुज में ABCD में दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD में x और y का मान क्या होगा? यानी x और y का मान निकालना है और कुछ नहीं। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है? सबसे पहले समस्या देखिए, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हो? बराबर भी हो और साथ में समांतर। ये और ये बराबर भी और समांतर। एक तरीके से ये मान सकते हैं आयत को थोड़ा सा अपन ने झुका दिया, टेढ़ा कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा? समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। आपसे कोई पूछ ले कि आयत के समांतर चतुर्भुज होता है? आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन उसके प्रत्येक कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं, तो उसका नाम क्या रख दिया? आयत रख दिया। तो इसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज में हम देखते हैं तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। ये और ये कोण समान, यानी ये 150 है तो ये भी 150 होगा। ये 75 है तो ये भी कितना होगा? 75। तो आप ऑप्शन से मान रख के देख सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका है, आप ऑप्शन से मान रख के देख सकते हो। वही ये 2x प्लस 5y बराबर क्या होना चाहिए? 150। इसी प्रकार इसमें भी 4x प्लस y बराबर कितना हो जाना चाहिए? 75। यानी ये कोण D कोण किसके समान होता है? यानी मतलब कोण A तो होगा कोण C के समान, इसी प्रकार कोण B होगा कोण D के समान। ये होता है, ये इसकी कंडीशन होती है। किसकी? समांतर चतुर्भुज। तभी वो समांतर चतुर्भुज माना जाता है। आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? समान। अब आप आराम से ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। वही x का मान या 25 रखे तो 25 तो नहीं 50 और 12.5 का 5 गुना करे तो 150 नहीं आएगा। ऑप्शन 20 में सटीक होगा। कैसे होगा? देखो आप 12.5 गुना 2 करेंगे तो 12.5 का डबल कितना हो जाएगा? 25। और आप देखो 25 गुना 5 करोगे तो 125। 125 और 25 कितने हो गए? 150। तो इसका मतलब ये हो गया x का मान तो कितना होगा? x का मान हो जाएगा x का मान तो हो जाएगा आपका 12.5 और y का मान हो जाएगा आपका 25। ये इसका आंसर है। ये इसका क्या है? आंसर। अब आप इसमें भी चेक कर सकते हो, करना चाहो तो इसकी भी जरूरत नहीं कि उसमें भी चेक करनी, पहले से हो जाए। इसमें चेक कर सकते हो। 12.5 गुना 4 करेंगे तो 12.5 का डबल तो 25, 25 का डबल 50, 50 और 25 कितने हो गए? 75। इसमें भी चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब ये आंसर आपका क्या है? सही। तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका? बी ऑप्शन आपका सटीक आंसर होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो समांतर चतुर्भुज में हमेशा ध्यान रखना आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने के कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है।
अब समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में इतना सा फर्क है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर बनती है, तो वो समचतुर्भुज हो जाता है, जैसे वर्ग की तरह होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। कभी 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, 10 रुपए में खरीदी कितनी 11, और वह 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ बराबर हो कितना था। आप देखो क्लियर दिख रहा है, 10 रुपए में 11 खरीदी, कम रुपए में ज्यादा वस्तु खरीदी और ज्यादा रुपए में कम वस्तु बेचा है, इसका मतलब सीधी बात है लाभ हो। अब लाभ कितने प्रतिशत का होगा ये देखने के लिए आप क्वेश्चन को देखिए। इधर तो आप लिखिए रुपए और इधर लिख लीजिए वस्तु। खरीदा 10 रुपए में 11 वस्तु और बेचा 11 रुपए में 10 वस्तु। सबसे पहले इसको गुणा करना, 11 गुणा 11 और फिर करना है 10 गुणा 10। तो 11 गुणा 11 कितना हो गया 121। ये तो हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। 10 गुणा 10 कितना हो गया 100, ये क्रय मूल्य इनटू बटे में क्या जाएगा 100, क्योंकि लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना हमेशा किस पे की जाती है क्रय मूल्य पर की जाती है। तो बटे में क्या लिख देंगे हम 100 और प्रतिशत में इसको बदलना है तो हम किससे गुणा कर देंगे 100 से। तो ये लाभ ही आया। कैसे पता लगा, वही मैंने आपको अभी पहले भी क्वेश्चन करवाया था, पहला क्वेश्चन भी ऐसे ही। लाभ क्या होगा 121 में से 100 घटाएंगे तो प्लस में आएगा, प्लस में आएगा तो लाभ है और माइनस में आएगा तो हानि होगी। ठीक है, तो आपको क्लियर दिखेगा ये 100 से 100 कट ही गया तो कितना परसेंट का लाभ होगा 21% का लाभ होगा। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं, एसएससी वगैरह रेलवे में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो आप बता सकते हो। बाकी आप इधर रखोगे रुपए और इधर रखोगे वस्तु, पहले सेकंड वाले को गुणा करना है 11 गुणा 11 121, 10 गुणा 10 100, इसको यहाँ ले लीजिए इनटू प्रतिशत में बदलना है तो इससे गुणा करेंगे 100 से, तो कितना परसेंट आ जाएगा 21%। तो ऑप्शन कौन सा हो गया बी ऑप्शन, ये सटीक आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि x 5/6 है, x प्लस 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 बराबर 2 से 1/125/126 हो तो x का मान किसके बराबर होगा। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए 6, 7 और 9 का हमको एलसीएम लेना है। तो 6, 7 और 9 का एलसीएम कैसे लेंगे 6 गुणा 7, क्योंकि 7 तो अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या को तो गुणा ही करना पड़ता है तभी उसका एलसीएम आता है। तो 6 गुणा 7 करेंगे तो कितना होगा 42। इन दोनों का तो एलसीएम 42 आ जाएगा, लेकिन 9 का भाग 42 में नहीं जाता, 3 का भाग तो चला जाता है। 9 के 2 टुकड़े होते हैं 3 गुणा 3, तो 3 का तो 42 में चला जाता है, लेकिन दूसरे 3 का नहीं जा पाता, अर्थात 9 का नहीं जा पाता। तो इसलिए हम 42 को 3 से और गुणा कर देंगे, अर्थात इसका एलसीएम आ जाएगा 126। कितना आ जाएगा 126। x प्लस 126 तीनों का एलसीएम आ गया। अब अपन क्या करेंगे 6 का भाग 126 में लेंगे, तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 21 बार हो जाएगा। 21 गुणा 5 करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 21 गुणा 5 करते हैं तो 105 आता है। 7 का भाग देंगे तो देखो 7 एकम 7 बचे कितने 7 एकम 7 बचे 5, 7 और 8 56, 7 एकम 7 तो 18 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 18 बार। 7 एकम 7 बचे 5, 7 8 56 18 बार। 18 को हम किससे गुणा करेंगे 5 से, तो 18 पंजे 90 हो जाएगा। अब हम 9 का भाग देंगे, 9 का भाग देंगे इसमें तो 9 एकम 9 बचे 3, 9 चौके 36 है, कितने बार जाएगा 14 बार। 14 9 में 126 होते हैं, 14 गुणा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 और बराबर में हमको दिया है 2 सही 1/125/126। ठीक है, 2 सही 125/126। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जैसे जोड़ेंगे 105 प्लस 90 195 प्लस 56 जोड़ेंगे तो आपने आ जाएंगे x प्लस 105 में 90 जोड़े तो 195 और प्लस 56 करेंगे तो 5 उसको दे देते तो कितना हो गया आपके 200 और बचे आपके कितने 51, तो 251 है। कितना है 251 बटे 126 बराबर 2 सही 125/126। या तो इसको सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 126 का डबल हो जाता है
126 का डबल हो जाता है, 126 का डबल कितना होता है 252। इसको सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 126 का भाग ले देते हैं, 126 का भाग एक बार जाएगा, बचेंगे कितने 125। 126 का डबल 252 होता है, तो 125 बच जाएंगे बटे 126 है बराबर। इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, अभी दो है, दो में से इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 सही 125 बटे 126। अब देखो 125 बटे 126 एक सही, ये पूरा पूरा कट गया, तो x का मान कितना रहेगा आपका, x का मान आएगा 1 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सटीक है, ए ऑप्शन इसमें सही। तो इसका टुकड़ा कर लिया, टुकड़ा नहीं करते तो उसको गुना करके फिर घटाना पड़ता है, काफी टाइम सॉल्व करने के लिए, शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए आराम से कर सकते हैं। दो है, दो तो पूर्ण संख्या है, कैसी संख्या है पूर्ण, पूरी पूरी संख्या। दो का हमने लिख दिया 1 प्लस 1 और ये है 125 से 1 बटे 125 बटे 126, सॉरी 125 बटे 126 ऐसे कोई दिक्कत है 1 प्लस 2। अब ये 1 से 125 बटे 126 और ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्या रहेगा x का वैल्यू 1, तो x का मान कितना आएगा आपका 1। ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत है इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वृत्त में थीटा का मान बराबर है, थीटा का मान कितना है, तो थीटा ये है, इस कोण का मान। देखो मैं इसको पूरे डिटेल से बता देता हूँ, इसी तरीके से देखिए। एक बार ये वृत्त है, ये क्या है आपका सर्कल वृत्त है, ठीक है। अब आप देखिए ये कोई जीवा है, ये कोई क्या है जीवा, ये जीवा है, इस जीवा द्वारा, इसी जीवा द्वारा, मैं जीवा को नाम दे देता हूं ए बी, इस जीवा द्वारा ये वृत्त की परिधि पर कोण बन रहा है। किस पर बन रहा है, परिधि, एक खंड में। एक जीवा द्वारा दो खंड हो गए, एक इधर का खंड हो गया, एक इधर का खंड हो गया, इसको जीवा बोलते हैं। वृत्त की जीवा किसे कहा जाता है, वृत्त की जीवा वो होती है जो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। और सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, जो केंद्र से गुजरती है, केंद्र से गुजरती है उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ठीक है। तो व्यास भी कोई पूछे कि व्यास क्या होती है, कि व्यास भी एक जीवा होती है, लेकिन वो सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से गुजरती है। अब अपन इसको देख सकते हैं कि ये जीवा द्वारा, ए बी जीवा द्वारा एक खंड में है बन गया कौन, और ए इसी के द्वारा एक खंड में है बन, ठीक है। अब आप देखो एक ही जीवा द्वारा वृत्त के एक खंड में बनाए गए दोनों परिधि पर कोण कैसे होंगे, समान होंगे। ये वृत्त के लिए ध्यान रखना है हमेशा, एक ही जीवा द्वारा, ये हम कह सकते हैं चाप लगा, चाप कौन सा होता है, ये जो वृत्त के परिधि के अनुदेश जो लाइन होती है वो चाप कहलाती है। यानी चाप क्या होता है, वृत्त की परिधि का एक टुकड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। तो ये चाप, और इसको बोले तो हम जीवा, इस जीवा द्वारा ये बन रहा है परिधि पर और दूसरा ये, तो दोनों का जो मान है वो कैसा होगा, समान होगा। अब इसमें इसका मान दे रहा है 40 डिग्री, तो इसका मान भी अपन को पता लग गया, इसका मान भी कितना होगा 40 डिग्री होगा, आराम से कोई दिक्कत नहीं। इसका मान उसने खुद ने दे दिया पूरे का मान 85 डिग्री। अब मैं इसको हटा देता हूँ, चाहे इस पूरी लाइन को हटा देता हूँ। अब हमारे पास में ये त्रिभुज बचा है, कौन सा त्रिभुज बचा है, ये त्रिभुज, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ। अब हमारे पास में ये कोण आई है, अब इस लाइन को हटा दिया। अब आप देखो ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में दो कोण दे रखे हैं, ये कितने का 85 डिग्री दे रखा है 85, और ये कितने का होगा 40 का, क्यों, क्योंकि ये 40 का है तो ये भी कितने का होगा, यानी ये 40 का है तो ये भी कितने का होगा 40 का। अब इसको चित्र में नहीं बनाना, ये 40 का, ये 85 का है, तो इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये 40 और 80 कितने हो गए, 40 और 80 हो गए 125, 125 जब हो गए तो ये कितने का बचा, 180 में से 125 घटाओ तो 45 डिग्री बच गया। कितने डिग्री बच गया, 45 डिग्री। अर्थात ये जो कोण होगा, कोण भी वो कितने डिग्री का होगा, कोण भी हो जाएगा आपका 45 डिग्री, और ये यहाँ का क्या हो जाएगा आंसर। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी, आप चेक कर सकते हो। 45 और 85, 45 और 85 कितने हो गए 130, 45 और 85 कितने हो जाएंगे भाई, 45 और 85 हो जाएंगे आपके
130 55 का होगा, ये हो गया आपके 125 180 में से 125 ये सॉरी ये होना चाहिए आपको 55 का, कितने का होना चाहिए 55 डिग्री, तो 55 डिग्री ही आपका आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 55 डिग्री, सॉरी इसको हटा लीजिए, 55 डिग्री कौन सा है, 55 डिग्री है आपका सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आंसर देख लीजिए। 40 और 55 85 और 55 90 और 140 140 और 40 180, ये कितने डिग्री का हो 55 डिग्री का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक बार और समझ लो ना, ये 40 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा 40 डिग्री, ये भी कितने डिग्री का होगा 40 का। अब ये त्रिभुज बचा, ये त्रिभुज को मैं यहाँ बना दिया, आराम से देख सकते हो, ये 40 है, ये 85 गिवन है, ये 40 और 85 कितना होगा 125 तो पूरा 180 करने के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का इक्वल 180 डिग्री होता है, कितना होता है तीनों कोणों का 180, तो ये हो गया आपके 125, तो कितने बचे 55, तो इस कोण का मान जो भी कोण का मान आएगा वो कितने डिग्री आएगा 55 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में सी ऑप्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है।